बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। कुछ ऐसी ही प्रतिभा 80 के दशक में क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिली और एक ऐसी प्रतिभा जिसने हिंदुस्तान क्रिकेट को 80 के दशक में हिलाकर रख दिया। बड़ी बड़ी टीमें इस गेंदबाज के सामने चारों खाने चित होती नजर आई और आज ये तेज गेंदबाज एक ऐसी फैक्ट्री बनाने की कोशिश में है जहां से ऐसे तेज गेंदबाज निकले जो उनके सपने को पूरा कर पाए। हम बात कर रहे हैं आशीष विस्टन जैदी की। इस समय मैं इलाहाबाद में हूं, जीका यानी कि जैदी इंडोर क्रिकेट स्टेडियम में इस समय मैं बैठा हुआ हूं और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनके साथ मैं खुद खेला। इनके साथ काफी मैचेस भी मैंने खेले, कुछ मैचेस जीते भी, कुछ मैचेस हारे भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आशु भाई हमेशा सबका दिल जीतते थे और इस समय एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वाकई हिंदुस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा आने वाले समय में और कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर और उसकी फिर एक तरह से कहा जाए उसकी जो तकदीर है वो बदल जाएगी और उसी कोशिश में इस समय आशीष विस्टन जैदी यानी कि आशु भाई हम सबके लगे हुए हैं। आशु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेक्स्ट और स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हमारे। कैसे आप देखते हैं, एक तो जिस तरह से आपने अचानक ये शुरुआत की, आप यूपी के साथ तो खेले ही खेले, बड़े लंबे अरसे से किसी टीम के साथ बॉलिंग कोच रहे, किसी के साथ आप हेड कोच रहे, सडनली ये जीका का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे जहन में आया आपके? जीका का मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि क्योंकि आगे जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो 20 साल का फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, वो शुरू से मेरा एक था कि मैं एक एकेडमी खोलूंगा अपने, और जो मैं नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, इंडिया नहीं खेल पाया किसी कारणवश, तो वो बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करूं और अगर मेरे यहाँ से अगर कोई बच्चा उस लेवल तक पहुँचता है तो मैं ये सोचूंगा कि मैं इंडिया खेल लिया। इसीलिए जो मेरा सपना था कि मैं ये जीका खोलूँ, जैदी इंडोर क्रिकेट एकेडमी, और ये सपना आज पूरा हुआ। मैंने इसको खोला। मेरे काफ़ी बच्चे हैं इस समय, फास्ट बॉलर्स काफ़ी है मेरे पास और अच्छे से ट्रेनिंग उनकी हो रही है और काफ़ी सुधरे हैं बच्चे। तो मेरा यही सपना है कि जो बच्चे यहाँ आए वो अच्छे वेल ट्रेंड हो, उनको किया जाए, जो हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको आगे फ्यूचर में उनको लाभ मिले। क्रिकेट इंदौर में एक बड़ा बाजार बना हुआ है, खासतौर से आईपीएल के आने के बाद हम देख रहे हैं बहुत ढेर सारी एकेडमीज खुली जहाँ पे एक बिजनेस की तरह इसको देखा जा रहा है। जीका की अगर हम बात करें, किन मायनों में आप अलग देखते हैं बाकी की बहुत सी एकेडमीज? मैं भी खुद इलाहाबाद से आता हूँ, इतनी ढेर सारी एकेडमीज देखते हैं, लेकिन वहां का जब मैं शेड्यूल देखता हूँ और यहाँ पे जितना मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी नजर में, क्योंकि आप इतनी क्रिकेट, आप 18-20 साल खेले क्रिकेट, फिर अब क्रिकेट से आप जुड़े हुए भी हैं, क्या कुछ अलग आपको दिख रहा है कि जीका और बाकी के एकेडमीज में? देखिए, मैं बाकी का तो नहीं कह सकता क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं फिटनेस पे ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं आगे, क्योंकि आपके पास जो भी स्किल हो, अगर फिटनेस नहीं है तो वैसे भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और फिटनेस है तो सब कुछ है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो मॉर्निंग सेशन उनका होता है वो एक अच्छा सेशन हो, ताकि उसमें स्टेमिना डेवलप हो, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है कोर की, बैक की, लेग्स की स्ट्रेंथ की, तो वो उनको पूरी कराई जाए। उसके बाद फिर उनके जो नेट्स होते हैं, तो एक दिन मैं नेट्स कराता हूँ, एक दिन ड्रिल कराता हूँ। जो भी नेट्स में प्रॉब्लम होती है वो ड्रिल में ठीक करो, उसके बाद फिर नेट्स करो। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है और इसको मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और बच्चे भी कर रहे हैं उसको। क्योंकि मैं देख रहा था आप वीडियो सेशन भी करते हैं पेस बॉलर्स का, ड्रिल से क्या कुछ फायदा होता है? और आपके टाइम में तो ड्रिल वगैरह कुछ ही नहीं, आप लोग अपने नेचुरल एबिलिटी और खुद की कहते हैं जो एक भूख थी उसके वजह से आप इतना लंबा क्रिकेट खेले। वो एक्सपीरियंस आप कैसे शेयर करते हैं जो हमारे तमाम यंगस्टर जो इंटरव्यू देख भी रहे हैं उनके साथ आप कैसे शेयर करते हैं? और ड्रिल का कितना इंपॉर्टेंट होता है, या स्किल को डेवलप करने के लिए ड्रिल कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिल देखिए, अगर मैं नेट्स करता हूँ, नेट्स पे इतना नहीं समझ में आता क्योंकि बॉल वो स्पीड से कर देते हैं और किसी का हेड गिर रहा है, किसी का आर्म गिर रहा है और किसी का फ्रंट आर्म नहीं आ रहा है। तो उसे सब ड्रिल अगर करेंगे आप परफेक्ट वे में, बहुत से लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, बट मेरा अलग है, मेरा है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो वो जब तक कोई चीज़ को परफेक्टली ना करो तो वो परफेक्ट नहीं होती। तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर देता हूँ ड्रिल पे, क्योंकि ड्रिल पे कराऊंगा तो जो उसका पैर भाग रहा है, हेड भाग रहा है, उसको वो बॉडी अलाइन करके फिर उसको बॉल डलवा के फिर नेट्स में डलवाता हूँ।
तो उसमें काफी सुधार है बच्चों में। चलिए, और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है, आप लोग को बता दें कि पेस बॉलिंग फैक्ट्री एक समय बन चुकी थी। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आशीष विस्टन सैदी और उबैद कमाल जैसे गेंदबाजों ने की। उसके बाद प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, ना जाने कितने गेंदबाज, अनगिनत गेंदबाज आप जोड़ सकते हैं जो यूपी से निकले। उनमें से काफी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आशु भाई का भी रहा, क्योंकि अलग अलग टीमों के वो कोच रहे, यूपी के भी बॉलिंग कोच रहे। और आज आशु भाई हम सब देख पाते हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो तो चलिए, यहाँ से अभी ये नींव आपने डाली है, एक पेस बॉलिंग फैक्ट्री आपने डाली है इलाहाबाद में, लेकिन उससे पहले कई ऐसे पेस बॉलर्स आए हैं यूपी से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इस बार के भी आईपीएल ऑक्शन में हमने देखा जिस तरह से नमन तिवारी आए टीम में, उससे पहले एक बड़ी फौज हम सब देख चुके हैं। यहाँ पे शिवम मावी खेले, मोहसिन खेले, ये सारे पेस बॉलर्स आए। क्या रीजन आप देखते हैं कि आप लोगों ने एक तरह से रोल मॉडल बने? आप थे या उबैद भाई की बात कर रहे हैं, उससे पहले आरपी सिंह सीनियर हो या आरपी सिंह की बात कर रहे हैं जो अभी सिलेक्टर हैं, क्या रीजन आप देखते हैं कि यूपी से इतने पेस बॉलर्स आते हैं? देखिए, पेस बॉलर्स शुरू से हमारे यहाँ यूपी में अच्छे रहे हैं, और मैं और उबैद का तो हमारा जोड़ी ही अलग थी। तो हम लोगों ने काफी विकेट्स लिए हैं और काफी एक साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हमारी कि अगर मैंने विकेट्स निकाले हैं तो सेकंड इनिंग में उबैद निकालता है। तो मतलब कंपटीशन एक तरीके से रहता है कि अरे जैदी ने 5 विकेट निकाल लिया, अरे उबैद ने 6 विकेट निकाल लिया, तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो वो कंपटीशन रहता है, हेल्दी कंपटीशन रहता है, तो और उसमें हम लोग हमेशा सक्सेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से हर फास्ट बॉलर को ऐसा करना चाहिए, कंपटीशन रखना चाहिए। और बात है फास्ट बॉलर यूपी से, तो वाकई में यूपी में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। जितने मेरे सामने भूवी भी आया, प्रवीण भी आया, और मावी भी इस समय है, और यश दयाल थे जो, तो काफी यंगस्टर्स हैं जो आए। अभी नमन मेरे साथ था लास्ट ईयर में, नोएडा किंग्स के साथ था यूपी T20 में, और उसके पहले और भी बॉलर्स थे, अभिनंदन था जिसको मैंने ट्रेन किया 1-1.5 महीने की बात बता रहा हूँ, और वो नेक्स्ट में आईपीएल खेले। नमन का भी आईपीएल में आ गया। तो मेरे ख्याल से मुझको लकी कह सकते हो, मेरी ट्रेनिंग को कह सकते हो। और आप लोगों को बता दें, प्रशांत वीर जो 14 करोड़ में बिके हैं चेन्नई सुपर किंग में, वो भी आशु भाई की टीम से थे। उनके बारे में कुछ बताएं आशु भाई, क्या उनके स्किल सेट है जिसकी वजह से इतना ज्यादा उनको प्राइस पे लिया चेन्नई सुपर किंग? नहीं, वो है, और एक तरह से रवींद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट देख रहे लोग। यस, बिल्कुल, क्योंकि वो है। पर प्रशांत वीर शुरू से ही इतना वो था, वो बॉलिंग में और बैटिंग में जो इसने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है, काफी रन बनाया, काफी टीम को जिताया है, और काफी मतलब लगता था फील्ड पे कोई प्लेयर है। और मेरे ख्याल से वो बहुत सक्सेस होगा ये आईपीएल में, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा वो अपनी टीम के लिए। और वो 14 करोड़ में बिका है मेरे ख्याल से, अगर वो वर्थ है उसके लिए। आशु भाई, आप लोग को रिग्रेट होता है कभी कि यार इतना पैसा आ गया क्रिकेट में? आप लोग के टाइम में कितनी मैच हुई थी रणजी ट्रॉफी में? 1,500 रुपए 1,000 रुपए हम लोग को मिलता था, बट ठीक है, मैं बच्चों को जितना मिले उतना अच्छा है, समय समय की बात है। और वो कहते हैं ना कि आप ये सब आपने ही पौध लगाया है कि आप लोगों ने यूपी क्रिकेट में इतना कुछ किया है। नमन तिवारी के बारे में बताएं, उनके बारे में। लेफ्ट आर्म सीमर है, एक तो बहुत ज्यादा कहते हैं रेयर होते हैं, और उनके पास स्पीड भी है, स्किल भी है। स्पीड और स्किल का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है आशु भाई पेस बॉलर के लिए, या आपको लग रहा है अगर आपका स्पीड है, रॉ स्पीड है, तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए, जिसके पास स्पीड है, अगर उसके पास वर्क नहीं है या लेंथ टू लाइन नहीं है, तो फिर कोई काम का नहीं है। अगर स्पीड के साथ अगर उसके पास लाइन और लेंथ है और उसके वैरायटीज है उसके पास, तो वो सबसे सक्सेसफुल बॉलर होता है। तो मेरे ख्याल से मैं उसी पे वर्क करता हूँ कि अगर स्पीड है आपके पास और साथ में वर्क आ जाए तो फिर नहले पे देला। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को उस लाइन और लेंथ की ज्यादा, कि कहाँ पे बॉल डालना है व्हाइट बॉल से, कहाँ पे बॉल डालना है रेड बॉल से, तो हर की अलग अलग वो है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कराता हूँ, और फॉर द ग्रेस गॉड सब सक्सेस हो रहे हैं। और आगे वाले समय में भी जितने भी फास्ट बॉलर्स मेरे पास आएंगे तो उनको ऐसे ही ट्रेन करेंगे, और कोशिश करूंगा कि वो भी जाके आगे खेले। देखिए, आशु भाई की मास्टर क्लास है, और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रेड बॉल से आपको कहाँ पे गिरानी है और कंसिस्टेंटली गिरानी है, यानी अगर आप 6 बॉल डालें तो एटलीस्ट 4 बॉलें आपकी एक जगह पे गिरें। आशु भाई, इन दिनों तेज बॉलर्स तो बहुत आ रहे हैं। आप लोग जितना कंसिस्टेंटली खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में, आज हम देखते हैं इंडियन टीम में आते हैं और चले जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आए, हर्षित राणा आए, इससे पहले आकाशदीप आए, मुकेश कुमार आए। उंगलियों पे आप तेज बॉलर्स गिन सकते हैं कि पिछले 1 साल में मुझे जितना याद आ रहा है करीब 15 से 20 तेज गेंदबाज आए और चले गए।
रीजन क्या आप देख रहे हैं कि क्यों नहीं स्टेबल हो पा रहे हैं वो सारे टीम में? देखिए, बहुत बड़ा देश है जी। और बहुत कंपटीशन है और बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं। तो बच्चों का यही है कि पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ स्टे करना, परफॉर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल होता है। अगर जिसने अपना वो वहाँ पे स्टेब्लिश कर लिया, परफॉर्म कर दिया और अलग एक्स्ट्रा उसको दिखना चाहिए वहाँ पे, अगर दिख गया और कर गया तो वो आगे खेलता है इतना। इसीलिए इतना पीछे लाइन लगी हुई है सारे फास्ट बॉलर्स की, एक से एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब मतलब बढ़ के एक से बढ़कर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि जैसे 2 साल खेल गए, फिर 3 साल नहीं खेले, फिर 1 साल खेल के बाहर हो गए, फिर जो 4 साल घूम रहा है, देखिए कभी वो परफॉर्म करता है, वो खेलता चला जा रहा है, उसने अपनी जगह को रोक कर रखा हुआ कि वहाँ स्टे कर गया कि हाँ यहाँ पे मेरी जगह है। तो ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ, बच्चों को पहुँच तो जाते हैं, मैं ये बच्चों को बताता हूँ पहुँच तो जाओगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर स्टे करना सबसे डिफिकल्ट काम है। लेकिन आशु भाई, आप लोग खेले 18 साल कंटिन्यूस रणजी ट्रॉफी खेले, कोई इंजरी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर 2 महीने 3 महीने के बाद हमारे पेस बॉलर्स इंजर्ड हो रहे हैं। क्या एक्सेस क्रिकेट आप इसको मान रहे हैं? 3 फॉर्मेट आ गए, उसको आप देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं फिटनेस का एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ, जिसमें मैं देख रहा था आप बहुत काम कर रहे हैं। 2 घंटे मैंने देखा भी आपका जो स्ट्रेचिंग और फिटनेस का जो सेशन है वो चला। कैसे आप देख रहे हैं, क्यों पेस बॉलर्स की इतनी इंजरी हो रही है? हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रिकेट हो गई है और बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है, तो डिमांडिंग क्रिकेट भी है। डिमांडिंग क्रिकेट है और रिकवरी का टाइम नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। बारहमासी क्रिकेट हो गया है। आप जब देखो कोई ना कोई सीरीज चल रही है, कोई मैचेस चल रहे हैं, अगर सीजन खत्म हो गया है तो टूर्नामेंट्स हैं, हर जगह टूर्नामेंट, और बॉलर्स को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। पेस बॉलर्स का एक ऐसा भी दौर था जहां पर ना तो फिजियो टीम के साथ होता था, ना ट्रेनर साथ होते थे, लेकिन उसके बाद भी 18 साल 20 साल तक लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में राज किया। और कुछ ऐसे ही राज करने वाले गेंदबाज आशीष विस्टन जैदी भी थे। लगातार क्रिकेट उन्होंने खेली बिना किसी फिटनेस इशू के। देखिए, थोड़े बहुत निगल्स तो सबको आते हैं, 300 से ज्यादा विकेट रणजी ट्रॉफी में लेना अपने आप में सारी कहानी कहता है। आशु भाई, इन दिनों हम देखते हैं हर 1 महीने 2 महीने के बाद आप टीम में किसी तेज गेंदबाज को देखते हैं, सडनली वो बाहर चला जाता है, फिर आना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे आकाशदीप, मैं इंग्लैंड में कवर कर रहा था, 10 विकेट लिए उन्होंने बर्मिंघम में और एजवेस्टन में, और उसके बाद अगले टेस्ट मैच में बाहर है और आज तक वापस नहीं आए। मुकेश कुमार, एक और स्विंग गेंदबाज जो टीम से बाहर गए, वापस नहीं आ पाए। मोहम्मद शमी, इतने बड़े गेंदबाज, आज वापसी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ फिटनेस। क्या इशू आप देख रहे हैं? क्या एक्सेस क्रिकेट है, डिमांडिंग क्रिकेट है, या सबका मिक्सचर है जिसकी वजह से बॉलर्स लगातार इंजर्ड हो रहे हैं और फिर उनका कमबैक नहीं हो पाता? क्योंकि जो नया गेंदबाज आ रहा है वो 1-2 मैच वो भी पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन वो भी बाहर चला जाता है। फिर देखिए, फिटनेस इश्यू तो रहते ही है, क्योंकि एक फास्ट बॉलर कोई आसान काम नहीं है। फास्ट बॉलर बहुत डिफिकल्ट जॉब है और बहुत फिटनेस चाहिए उसमें, और बॉडी कितना लोड चाहिए। इतनी डिमांडिंग क्रिकेट हो गई है, इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है कि रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो यही है कि जो जाता है, क्योंकि लाइन इतनी लगी हुई है, इतने कॉम्पिटिटर हैं, इतने ढेर से फास्ट बॉलर्स हैं कि एक मौका आता है, वो परफॉर्म करता है तो वो धीरे धीरे बाहर होता है। अब उसको फिटनेस देनी है, अपने आप को फिट करना है, फिर वापस आना है, परफॉर्म करना है अपने रणजी ट्रॉफी में, फिर उसको प्लेस बनानी है अपनी। तो बहुत टफ होता है एक फास्ट बॉलर के लिए। तो फिटनेस मैं यही कहूँगा कि और फास्ट बॉलर की बात कहूँगा, जो फिटनेस है वो ज़्यादा एक्सेस क्रिकेट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बारहमासी क्रिकेट हो गया है, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा बॉडी को, और एक फास्ट बॉलर्स को तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट फिटनेस में क्या है पेस बॉलर के लिए? नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लेग्स इंपॉर्टेंट है, या आपका बैक? क्योंकि यही 3 चीजें जो अक्सर पेस बॉलर स्ट्रगल करते हैं। फास्ट बॉलर के देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक अच्छा, पूरा आपको जोर लगाता है, तब आदमी एक फास्ट बॉलर बनता है। तो बहुत टफ जॉब है फास्ट बॉलर, इसलिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, रनिंग, स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है उसका मूवमेंट, स्किल, और सबसे बड़ी बात है पेशेंस। अगर आपका पेशेंस नहीं है ना, तो आप फिर बैट्समैन को, तो हम लोग तो पेशेंस चेक करते थे बैट्समैन का कि कितना पेशेंस है उसके अंदर। पहले तो 1-1, 2-2 ओवर लेफ्ट करते रहता था बैट्समैन, इतना। आजकल के बैट्समैन में पेशेंस ही नहीं है, 2 बॉल आपने फेंक दिया, तो वो पेशेंस चाहिए। मैं अपने बॉलर्स को ज़्यादातर ये सिखाता हूँ, पेशेंस। आप
आशु भाई, क्या पेशेंस की कमी की वजह से जो हमारे हिट द डेक वाले बॉलर्स आ रहे हैं, यानी हर्षित राणा है या प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, ये सारे हिट द 3/4 लेंथ हिट करते हैं, बट इनकी पिटाई बहुत ज्यादा होती है। क्या एक जगह पे ना डाल पाना एक बड़ी प्रॉब्लम है? आपको आप क्या देख ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक जैसे किसी ने यहाँ डाला और कवर्स पे चौका खा गया, तो नेक्स्ट बॉल वो डालेगी नहीं वहां पे। ये डर है, एक डर होगा कि फिर ना मार दे। तो फास्ट बॉलर को डरना तो है ही नहीं। अगर डर गया तो फिर वैसे ही, क्योंकि आपने इधर फेंक दिया तो इधर चौका खा गया, इधर फेंक दिया तो हम कहते हैं कि वहीं से 4 चौके खा जाओ, एक जगह से खा जाओ, बट वहां पे डालो। एक जगह, एक ऐसी जगह होती है, वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 8 मीटर पे, 7.5 मीटर पे, वहाँ पे एक ऐसे स्पॉट है जहाँ बैकफुट ना बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेल सकता है ना बैकफुट पे जाता है। वो एक अगर वहाँ आप डालते रहो, और मैंने बच्चों से कराया भी है कि अगर वहाँ डालते रहो तो बैट्समैन को बहुत तकलीफ होती है वहाँ खेलने में, क्योंकि उसके शॉट्स उसके नहीं बनते, कि फिर वो जबरदस्ती स्टेप आउट करता है और उसके बाद कुछ ना कुछ करने लगता है। तो उससे क्या होता है कि वो विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम वहाँ फेंकते हैं, एक उसने ऐसे मार दिया कवर्स पे, हम शॉट फेंक देते हैं, हम उधर फेंक। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बॉलर अगर वो जगह को पेशेंसली फेंक दे, क्या मोहम्मद सिराज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में लगातार वो एक जगह डालते रहते हैं, इंग्लैंड में सक्सेसफुल इसीलिए हुए, और या टेस्ट क्रिकेट की बात करें, क्या इसलिए वो सक्सेसफुल हो रहे हैं? शायद आपकी किताब से बहुत कुछ लिया हुआ है उन्होंने। सिराज हो गया, शमी हो गया, ये ऐसे बॉलर है ना जो एक स्पॉट रखते हैं, तभी इतने सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो एक उनके पास पेशेंस है। वो बैट्समैन को वॉच करते हैं कि कहाँ तक वो अपने पेशेंस को शो करता है, और आजकल तो किसी के पास है नहीं, तो इसीलिए वो इतने सक्सेस होते हैं। सक्सेस क्यों हुआ इंग्लैंड में, वो शमी इतना सक्सेस क्यों होता है कि वो सामने से फेंकता रहता है, इसीलिए वो सक्सेस होते हैं। चलिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। 3 पेस बॉलर आए हैं, T20 वर्ल्ड कप है हिंदुस्तान में। आशु भाई, फरवरी में शुरू हो रहा है। अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है और हर्षित राणा। बैकअप बॉलर है आपके हार्दिक पांड्या। कैसा आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, और खासतौर से रिंकू सिंह की वापसी अजय सडन हुई है? रिंकू की वापसी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो है उस लाइक, वो बैट्समैन है, वो बहुत सक्सेस होगा, देखिएगा इस वर्ल्ड कप में। वो आशु भाई, उनके बारे में कहा जाता है, सबा करीम जो पूर्व सेलेक्टर, उन्होंने कहा कि हम लोग उनके T20 और वनडे की बात क्यों करते हैं, कि उनको टेस्ट में भी खिलाना चाहिए। 70+ का एवरेज है उनका। आप भी देखते हैं उनको ऑल फॉर्मेट बैट्समैन के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल, वो तीनों फॉर्मेट के बैट्समैन आप देखते हैं? तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है वो जी। अभी उसने शो अपने आप को प्रूव भी किया है, उसने 100 मारा है अभी, उसने प्रूव किया है। और वो ऐसा बैट्समैन है, वो गट्सी प्लेयर है, वो गट्सी, वो अगर टीम के लिए खेल रहा है तो वो टीम को जिता के ही, उसके पास इतना वो है कि वो मैं टीम को जिता के जाऊँ। और मेरे ख्याल से कि उसको टेस्ट में भी मौका मिलना चाहिए, कि वो भी वहाँ भी सक्सेस होगा। चलिए, क्योंकि अर्शदीप के बारे में जैसे मैं आप पूछ रहा था, अर्शदीप को T20 का में 100 से ज्यादा विकेटें हो गई हैं आशु भाई। हार्दिक पांड्या के पास भी 100 से ज्यादा विकेट है। कितना इंपॉर्टेंट रोल आप इन दोनों का देख रहे हैं, और खासतौर से कुलदीप, एक और यूपी के प्लेयर, उनके बारे में कुछ बताया? कुलदीप तो बहुत वो अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो, और यूपी की टीम में हमारे साथ कभी शुरू में रहता था, जब हम बॉलिंग कोच थे, फिर कभी मैनेजर में था, तो मेरे साथ रहा है, बट वो अलग ही है उसके पास। और इस समय जो इम्प्रूवमेंट उसने किया है, वो ज़रूर इस वर्ल्ड कप में सक्सेस होगा, और मेरी बेस्ट विशेस है उनके साथ। और अर्शदीप की बात करें तो वो एक ऐसा बॉलर है ना, उसके बाद जो रिदम है वही उसका मेन एक है, और कंसिस्टेंसी जो डालता है वो उसका सबसे बड़ा हथियार है, वही इसलिए वो इतना सक्सेस होता है। पांड्या हो गया बेस्ट ऑलराउंडर, मैं उसको बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूँ पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और देखिएगा कि ये वर्ल्ड कप हम लोग इस बार लेके आएंगे, जीतेंगे, और ये दोनों का बहुत ही उसमें योगदान रहेगा। चलिए, आखिरी सवाल आशु भाई को फेंक देते हैं, और मैं उल्टा इनको एक बाउंसर मार देता हूँ कि आशु भाई, अगर आज की डेट में आपको गेंदबाजी करना हो, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हो, तो आप किसको करना पसंद करेंगे, और क्या ट्रैप करेंगे उनको आउट करने के लिए? शैप जो क्या करेंगे, उस जमाने में जब होते जरूर आउट कर देता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप अगर गेंदबाज है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। मैंने कभी किसी बैट्समैन को वॉच नहीं किया कि कौन कितना बड़ा बैट्समैन है। मेरे पास बॉल है, आपके पास बैट है,
जो मेरे पास है मैं आपको करूँ। मैंने कभी किसी बैट्समैन को नहीं देखा कि वो आ गया मेरे सामने और तो मुझे ऐसा कहाँ फेंकना है क्या करना। जो मेरा बॉल है ना, मैंने आज तक कभी विकेट देखा क्योंकि परफॉर्म तो करना ही है मुझे। विकेट देख के क्या करूँगा मैं। बिल्कुल सही बात है। तो पेस बॉलिंग फैक्ट्री की जो मैंने इस चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था, जिसका वो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जीका यानी कि जैदी इंडोर क्रिकेट एकेडमी, जहां से आने वाले समय में ढेर सारे फास्ट बॉलर्स निकलेंगे। और फास्ट बॉलर ही क्यों, अच्छे क्रिकेटर मिलना बहुत जरूरी है। अच्छे क्रिकेटर निकले, हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आशु भाई हैं, एक फास्ट बॉलर का टैग इन पे लगा हुआ है। तो हम फास्ट बॉलर्स की बात इसीलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि जितनी स्किलफुल गेंदबाजी आशु भाई अपने समय में करते थे, जिस रिदम के साथ करते थे, और जैसे कि उन्होंने कहा कि सामने ना बैट्समैन देखते थे ना विकेट देखते थे, अपना काम देखते थे कि मेरा काम है बल्लेबाज को आउट करना और वो कैसे आउट करेंगे उसके बारे में प्लान करना और उसके पेशेंस को टेस्ट करना। ये शायद आज के युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और मैं इस क्रिकेट एकेडमी पे बैठ के बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा।